दोस्तों नमस्कार। क्या मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच का हनीमून पीरियड अब खत्म होने जा रहा है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली आए थे और 2 दिन तक उन्होंने नरेंद्र मोदी सहित कैबिनेट के सभी बड़े मंत्रियों से मुलाकात की और अपनी आखिरी मुलाकात में निर्मला सीतारमण जहां खास बात होनी थी, उन्होंने अपनी पूरी डिमांड रख दी। और वो डिमांड अमरावती जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में थी, पोलावरम जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके बारे में थी, कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट हैं, कुछ और प्रोजेक्ट हैं, और जो एस्टीमेट है वो करीब 1 लाख करोड़ का बताया जा रहा है कि उन्होंने इतनी डिमांड रख दी। निर्मला सीतारमण ने उन्हें केवल देखेंगे कह करके टाल दिया और अब निगाहें बजट सत्र पर लगी हुई हैं कि उसमें जो बजट विभाजित होगा, वितरित होगा, उसमें कितना हिस्सा आंध्र प्रदेश के खाते में जाएगा। लेकिन शायद चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण से निराशा हाथ लगी है। भाव पढ़ना हर व्यक्ति जानता है कि आप देने के लिए कह रहे हैं देखेंगे या टालने के लिए कह रहे हैं। और यह भी माना जाता है कि नरेंद्र मोदी कभी इस तरह से लोगों के आगे झुकते नहीं हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के और 2 बार के प्रधानमंत्री तक उन्होंने किसी को कुछ नहीं समझा, चाहे उनके पार्टी के भीतर हो या कोई बाहर का। और यही वजह है कि यही चंद्रबाबू नायडू 2018 में नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके चले गए थे। लेकिन अब जब जरूरत पड़ी तो चंद्रबाबू नायडू ने अपना कंधा दे दिया मोदी की सवारी के लिए, सरकार बनाने के लिए। चंद्रबाबू नायडू ने कोई हील हुज्जत नहीं की मंत्रिमंडल के विभाजन में या स्पीकर के लिए, लेकिन वो चाहते थे जो आंध्र प्रदेश विभाजित होकर के अब खड़ा हुआ है उसकी एक नई राजधानी और एक ऐसा शहर डेवलप हो जो बहुत योजनाबद्ध तरीके से हो। चंडीगढ़ के बाद, या उन्होंने जो ग्रेटर हैदराबाद बनाया था, या जो ग्रेटर नोएडा बना, इसी तरह से बल्कि इससे भी और बेहतर वो अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं अमरावती को। और इसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की तिजोरी खाली है। वहां एटीएम में पैसा ही नहीं है तो आप निकालेंगे क्या। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने शायद दूसरा रास्ता सोच लिया है, या यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को दबाव में लेने के लिए, जैसा पहले हुआ स्पीकर वाले मामले पर, कुछ दिनों तक वो चुप्पी साधे रहे और एक बार उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि सबकी सामूहिक सहमति से लोकसभा का स्पीकर होगा। वो एक प्रेशर था, मंत्रिमंडल को लेकर के भी चुप्पी रही, वो एक प्रेशर था कि नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू की उन शर्तों को फॉलो करें जो वो चाहते हैं, उन्हें केवल पैसा चाहिए। लेकिन अब जब उन्हें देखेंगे ये शब्द मिले हैं तो जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू अब अपना धैर्य नहीं रख सकेंगे। इसीलिए उन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार किया है। वो नया रास्ता क्या है? चंद्रबाबू नायडू दिल्ली से लौटने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हैदराबाद पहुंचे। वो हैदराबाद जो कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, बाद में जब तेलंगाना बना तो तेलंगाना की वो राजधानी बन गया। और तेलंगाना में पिछले साल इलेक्शन हुआ था और वहां पर के चंद्रशेखर राव को हरा करके, यानी जो टीआरएस थी बाद में जो बीआरएस बनी थी, उसको हरा करके कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद का दक्षिण भारत में जो प्रभाव दिखा वो कर्नाटक में दिखा सीधे तौर पर,
वो तेलंगाना में दिखा, जहां टीआरएस को पूरे तरीके से सफाया करते हुए कांग्रेस ने अपना झंडा गाड़ लिया। उस जीत के बड़े चाणक्य के रूप में, बड़े सूत्रधार के रूप में डीके शिव कुमार को देखा जाता है। और तेलंगाना में जो कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे रेवंत रेड्डी, बड़ी मेहनत की उन्होंने 1 साल, और वो चुनाव जीत करके आए तो राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दक्षिण में एक तरह से एक छत्र शासन कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। बीजेपी के लिए जो दरवाजा नहीं, जो खिड़की भी बची थी, वो भी खत्म कर दी। वो बात अलग है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का केरल से बीजेपी ने 1 सीट जीती है, लेकिन लगभग सफाया हो गया था दक्षिण भारत से। वहां पर तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन है, केरल में वामपंथी सरकार है, तो वहां लेफ्ट और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स और कांग्रेस की जो सेंटर पॉलिटिक्स है, अब इस समय जो उसका रास्ता है वो सेंटर टू लेफ्ट। जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, मजदूरों, किसानों, नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं, छोटे और मध्यम उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं, छोटे कारोबारियों की बात कर रहे हैं, जो सड़क पर रहनी लगाने वाले हैं उनके बेहतरी की बात कर रहे हैं, ये सेंटर टू लेफ्ट पॉलिटिक्स है। जो समाजवादी इकोनॉमी का रास्ता था, जिसे छोड़ दिया गया था 91 में और बाजारीकरण की शुरुआत हुई थी, वो 2014 तक आते आते अपने चरम पर पहुंच चुका था। और राहुल गांधी ने उस वक्त एक इंटरव्यू में कहा था कि अब समाजवाद की तरफ हमें लौटना पड़ेगा, थोड़ा उसकी तरफ चलना पड़ेगा, पूंजीवाद की भी जरूरत है, लेकिन अब रास्ता थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये एक ऐसी समझ है जो संभवतः भारतीय जनता पार्टी में तो किसी के पास नहीं, इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है, नरेंद्र मोदी में तो कतई नहीं, और वो समझ नहीं है। उसके 2-3 बड़े प्रमाण आपके नोटबंदी, सड़क पर लाइन में लगा देना लोगों को, कोरोना काल में सड़क पर जानवरों की तरह हाँक देना लोगों को, और इधर जीएसटी लगा करके छोटे कारोबारी, मध्यम कारोबारी, उनको पूरे तरीके से खत्म कर देना। तो जो प्रोडक्टिव इकोनॉमी होती है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, और जो जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमी, उस पर ही आधारित हो गए। ये बेचो, वो उनको दे दो, वहां से पैसा उठाओ, ये प्रोजेक्ट लगाओ, और रेलवे के आप प्लेटफॉर्म बना दीजिए, एयरपोर्ट बना दीजिए, और पैसा लेने के लिए बेच दीजिए। मुनाफा कौन कमाएगा? अंबानी कमाएंगे, अडानी कमाएंगे। बीएसएनएल की कीमत पर आप जियो का उद्घाटन करने चले जाएंगे। तो जितने सार्वजनिक संस्थान थे, कंपनियां थी, वो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने बेच दी पूंजीपतियों के हाथ में, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में। रोजगार खत्म होने लगा, आरक्षण को ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने। जब सरकारी कंपनियां नहीं रहेंगी तो आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता है। मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा शोषण होगा, और यही वजह है कि अब काम के घंटे 8 नहीं बचे हैं, 12 हो गए, और यह भी नियम बन गया है कि 12 से ज्यादा भी काम ले सकता है मालिक, पूंजीपति। और जो मजदूरों के अधिकार होते थे, जो कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी से पहले जिनको श्रम मंत्री रहते हुए ब्रिटिश हुकूमत में जिनको लागू करवाया था, जो सुचारू रूप से चलते रहे, नेहरू के समय पर, इंदिरा गांधी के समय पर, राजीव गांधी ने जहां से निजीकरण की शुरुआत हो रही है वहां भी चलते रहे, मनमोहन सिंह के समय पर चलते रहे, वहां अधिकार कर्टेल नहीं हुए। लेकिन यहां आकर के उनके काम के घंटे भी खत्म कर दिए गए, कोई सीमा नहीं। मतलब सीधे तौर पर पूंजीपतियों को शोषण करने का उन्हें लाइसेंस दे दिया गया। मनमोहन सिंह के समय पर यह हुआ था कि जो उनके और अधिकार होते थे, मसलन मकान देने का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि निजीकरण की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये कर्टेल हुआ। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने कहा था कि अब हमें समाजवाद की तरफ फिर से मुड़ना होगा, क्योंकि ये समस्याएं अब सामने आने लगी थी। तो जो भी आइडियोलॉजी आती है, जो भी कार्य योजना आती है, उसकी समीक्षा होना जरूरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी
के आंखों पर तो अंबानी नाम की पट्टी बंधी हुई है और उनको कुछ नहीं देखना है। तो पूरे तरीके से वो इकोनॉमी ध्वस्त कर दी और आज की तारीख में कोई पैसा नहीं है तिजोरी में। जो भी पैसा आता है वो विज्ञापन पर खर्च होता है। जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं थीं उनके लिए बजट खत्म हो गया है। जो पढ़ाई लिखाई में वजीफे मिलते थे वो खत्म कर दिए गए हैं। शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर बजट नहीं मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी थे उनका 7वां 8वां वेतन आयोग वो खत्म हो गया है। पुरानी पेंशन की तो बात ही नहीं हो सकती है, सीधे तौर पर वहां विरोध किया जाता है। ये जो परिस्थितियां हैं उसमें ब्रांड जरूर चलता रहता है। विज्ञापन बड़े बड़े दिए जाते हैं नरेंद्र मोदी के, बड़े अखबारों के फुल पेज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। ये पैसा कहां से आता है? और जब ये पैसा आता है तो फिर सुबह सुबह मैसेज किया जाता है कि आपको नैरेटिव क्या चलाना है, और उसी में पूरा मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गया, भोंपू बन गया सरकार का, और सरकार का तिजोरी खाली हो गई। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू किससे मिलते हैं? राहुल गांधी के दूत तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से। ये जो मुलाकात है इसके मायने क्या है? क्या चंद्रबाबू नायडू कोई और मन बना रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट इकोनॉमी की तरफ गए हैं, उन्होंने हमेशा डेवलपमेंट किया है। वो इस बात को जानते हैं कि जब प्रोडक्शन नहीं तो फिर इकोनॉमी कैसे रन करेगी। और जो प्रोडक्शन का जो शऊर है वो किसके पास है? सेंटर में कांग्रेस के पास है, राहुल गांधी के पास विजन है। तो यहां से यू टर्न की शुरुआत, मतलब जिसको हम संकेत कहते हैं, वो मिलते हुए दिख रहा है। और रेवंत रेड्डी से जो मुलाकात हुई है वो बहुत कुछ कहती है कि आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बस पेटी बांध करके रखिए, कुछ भी हो सकता है।